पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सीधा संवाद। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 11 मामलों में 2024 में होगी सुनवाई। ये मामले देश की दिशा और दशा को प्रभावित करेंगे। इनमें ज्ञानवापी फ्रीवीज मामला भी शामिल। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला क्लिरीमेट्री मिशन। एक्सपो सेट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर करेगा रिसर्च। 2024 में यूपी में लगेंगे 35 करोड़ पौधे। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ को लेकर जागरूक किया। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, ऑरेंज अलर्ट जारी। 110 उड़ानें और 25 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मुख्यमंत्री कौशाम्बी पहुंचे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो। हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं। इस मैदान में हम पहले भी आए हैं और उस समय चुनाव का वक्त था। और हमने उस समय क्या कहा था, अगर आपको याद हो, हमने उस समय यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनेगी, तो ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा। ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर का एयर कंडीशन कमरा से नहीं चलेगा। ये सरकार गांव से चलेगा और गांव के लोगों के साथ चलेगा। और यही वजह है कि आज गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला में, वार्ड में शिविर लगा कर पदाधिकारी आपकी समस्या सुन रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। यह शिविर तीसरा चरण का शिविर है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 में शिविर चलाया था। उस समय भी गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोले-टोले में शिविर लगे। फिर 2022 में भी ये शिविर हम लोगों ने लगाया। अब 2023 में हम लोगों ने लगाया। और आपको हम बता दें कि झारखंड सरकार की इस मुहिम को पूरा भारत देश देख रहा है और कई राज्यों ने तो इस तरीके के कार्य भी बनाने शुरू कर दिए हैं। उन लोग भी अब गांव-गांव में शिविर लगा करके आम लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। सरकार बनने के बाद तो सबसे पहले ठीक से सरकार बनी भी नहीं थी, कोरोना जैसा महामारी आ गया। और वो समय कितना डरावना था वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अचानक केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और ऐसा लॉकडाउन और ऐसा आदेश कि सबको घर में ताला लगा करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, स्कूल, नौकरी चाकरी, सब कारखाना, काम धाम, मजदूरी वजदूरी सब बंद। और तो और हमारे लोग जो बड़ी संख्या में
दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे, वो जहां का तहां फंस गए। कई लोग, मजदूर तबका का था बेचारा, उसको उस राज्य में रहने का नहीं था कोई जगह। जो काम करता था, ड्राइवरी करता था, उसको ड्राइवरी से हटा दिया गया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो फैक्ट्री बंद हो गया, उन लोग को बाहर कर दिया। अब ये लोग जाए तो कहां जाए? गाड़ी, मोटर, ट्रेन सब बंद। और ये लगभग 1.5 साल तक ये हुज्जत चला। और आपको याद होगा, उस समय देश में पहला ये आपका सरकार है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम कर रहा था। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में बोल रहे थे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार इस कार्यक्रम में लातेहार पहुंचे थे और विभिन्न योजनाओं को उन्होंने जनता को सौंपा और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। अब देश की 25 बड़ी खबरें आपको 5 मिनट में दिखाते हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में माघ मेला के निर्माण कार्यों करेंगे निरीक्षण। वहीं कौशाम्बी में देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरठ घने कोहरे के चलते बाइक और कार में टक्कर हुई है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई है। उल्टे साइड से आ रही थी क्रेटा कार। हापुड़ रोड के हाजीपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। 1 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। आधा दर्जन लोग इस घटना में घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। धुंध की चादर से ढका चित्रकूट। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए यह ठंड पड़ना जरूरी है, जबकि ठंड से गेहूं की फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बागपत में कोहरे के कोहराम में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं की भरी बस। 2 श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। कानपुर में छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। सर्द हवाओं की वजह से शहर में बढ़ी है ठिठुरन। सुबह से ही कोहरे की चादर में ढका रहा शहर। लखनऊ घने कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश। कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हुई है। घने कोहरे के कारण हादसों में वृद्धि हुई है। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार भी रोकी है। हवाई यात्रा पर भी प्रभाव पड़ा है। कानपुर में घने कोहरे की चादर देखने को मिली है। कानपुर में घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार थमी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कानपुर में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू हुआ है। उन्नाव घने कोहरे के चलते हादसा हुआ है। 4 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई हैं। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस। बुलंदशहर कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर। आपको बता दें, एनसीओ में दूसरे दिन भी छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के कारण सामान्य से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। नोएडा कोहरे ने थामी है शहर की रफ्तार। 0 विजिबिलिटी। सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। 10 से 15 मीटर तक भी देखना मुश्किल हुआ। एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति पर भी लगाम लगा है। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया, जबकि 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। रायबरेली कोहरे के कहर ने ली है किशोर की जान। तेज रफ्तार हाइड्रा ने किशोर को कुचला है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। साथियों के साथ टहलने निकला था किशोर। अमेठी में छूटा जानवरों से परेशान हुए किसान। फसलों को बचाने के लिए खेतों में की निगरानी। किसान खेतों में सर्द रातों में जागने को मजबूर हैं। किसान बोले गांव में नहीं पकड़े जा रहे हैं छूटा जानवर। देवबंद पुलवामा हादसा दोहराने की धमकी मिली है। आपको बता दें, युवक निकला दारुल उलूम देवबंद का छात्र। एक्स पर पुलवामा हमला दोहराने की धमकी दी थी। हमीरपुर में नायब तहसीलदार ने किया है धर्म परिवर्तन। आशीष गुप्ता से बने मोहम्मद यूसुफ। मुस्लिम धर्म अपनाकर मुस्लिम युवती से निकाह किया। धर्म परिवर्तन करवाने का मामला दर्ज हुआ है। महाराजगंज में वार्षिक निरीक्षण पर आईजी पहुंचे। महाराजगंज आईजी रविंद्र गौड़ ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। पुलिस लाइन फायर सर्विस का निरीक्षण भी किया है। डीएम
एसएसपी भी इस मौके पर मौजूद रहे। डोईवाला बदहाल सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। वन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ये पुनर्निर्माण किया जाएगा। गांव के लोगों को सफर आसान होगा। वन विभाग की जंगलों में कॉम्बिंग भी आसान होगी। लक्सर भाकियू तोमर गुटका 29 को रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन है। गन्ने मूल्य को घोषित किए जाने को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते नजर आए। देहरादून में आज 4 धर्मों की शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती करेंगे शुभारंभ। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर क्षेत्र में होगा भव्य स्वागत। देहरादून उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने में बड़ी ठंड। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। 30 दिसंबर तक कई जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश होने का आसार है। नए साल में पर्यटकों को मिलेगा अनोखा नजारा। उत्तरकाशी बड़कोट के किसना गांव सरू खेत में बाघ का दहशत देखने को मिला है। बाघ की दहशत के चलते लोग घरों में कैद हुए हैं। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई है, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं वनकर्मी। देहरादून खड़ी कार में अचानक आग की घटना सामने आई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते सभी लोग कार से बाहर निकले। राह चलते लोगों ने आग बुझाने में मदद की है। आज रहेंगे रायगढ़ प्रवास पर सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव रायगढ़ में करेंगे रोड शो। अग्रोहा धाम लोकार्पण समारोह में होंगे शामिल। रात 8 बजे होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में पत्रकारों से मिलेंगे। मोगा धुंध के आगोश में समूचा शहर। वाहनों की गति भी धीमी हुई, विजिबिलिटी भी 0 हुई। मौसम विभाग ने भारी धुंध की चेतावनी दी थी। जीटी रोड पर वाहनों की रफ्तार भी थमी है। देश की बात में अब खबरें विस्तार से। खबर भिलाई से है, जहां दुर्ग जिले के जामुल थाना अंतर्गत क्षेत्र के एक परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया है। पति पत्नी और 2 बच्चों ने मिलकर अज्ञात कारणों से जहर खाया है, जिसके बाद इलाज के दौरान पति और एक बच्ची की मौत हो गई है। वहीं पत्नी और दूसरी बच्ची अभी आईसीयू में है। फिलहाल पुलिस परिवार के जहर खाने के कारणों का पता लगा रही है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। थाना जामुल का मामला है। बीती दरमियानी रात को एक ही परिवार के 4 लोगों के द्वारा कुछ जहर की तरह कोई चीज़ का सेवन करने से उनकी तबीयत खराब हुई थी, जो उनके द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल में वो लोग भर्ती हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की पिता और बड़ी पुत्री की मृत्यु हो गई है और उनकी जो एक पत्नी है और छोटी बेटी है वो अभी सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। तो प्रारंभिक जांच में क्या मामला हो रहा है कि क्यों इस तरीके से? अभी पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है और कारणों का पता करने का प्रयास कर रही है। अभी प्राइमा फेसी अभी किसी प्रकार की कोई विवादित चीज आने की सूचना और ना ही कोई सबूत अभी पाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कोरबा से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब अधिवक्ताओं का पक्ष सुने बिना ही 4 लोगों को जेल भेज दिए जाने के आदेश दिए गए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने बाबू पर लेन देन का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। देर शाम तक चले हंगामे के बाद चारों आरोपियों की जमानत मंजूर की गई। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। आज हमारे सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ 151 के 5 केस लगे हुए थे, जो थाने से यहाँ पर पेश किया गया था, जिसमें से 151 में 1 को जमानत दी गई है और 4 को जेल भेजा जा रहा है अभी ये। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसमें खामियां? इसमें खामियां नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है अंदर में थे, जबकि हमारे वकील साहब बाहर हुए थे, जबकि उनको बहस सुनना चाहिए था। बहस सुनने के बाद जो भी ऑर्डर करते उसके साथ कंप्लायंस करते जब पट्टा देना कि नहीं देना है। इनके द्वारा ऐसे नहीं किया गया। अंदर चैम्बर के अंदर से ही उनके द्वारा साइन करके जेल भेजने का वारंट जारी कर दिया गया। 1 को जमानत दिया, बाकी सबको जेल भेजने का वारंट कर दिए और चुपचाप निकल गए। जी, हम यहाँ एक मामला मेरे क्लाइंट का है 151 का। मामूली सा मामला था और उनका पति पत्नी का झमेला था, उसको 151 बना के यहाँ पेश कर दिए हैं और साहब ने सुनना भी और मामला है क्या इसका जानना भी ज़रूरी नहीं समझे। बाबू के द्वारा सब डॉक्यूमेंट रेडी किया गया। उसके बाद हमको बोला गया कि वो सीतामढ़ी में रहते हैं साहब, वहाँ जाके हम साइन कराएंगे, ऐसे करके हमको बताया गया। हम कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अपने को ना जमानत के बारे में ना किसी के चीज़ के आदेश के बारे में उन लोग सूचित नहीं किए। उसके बाद सीधा वो उनके चैम्बर है उनका, वहाँ गए और सीधा साइन करवा के ऑर्डर करवा दिए कि जेल जाए, ऐसे करके। जबकि न्यायालय में साहब आए ही नहीं हैं।
न्यायालय में आए ही नहीं, अभियुक्त को देखा भी नहीं है, मामला क्या है जाने भी नहीं है और फैसला कर दिए। हम लोग देश के बाद में अगली खबर कोरबा से है, जहां छत्तीसगढ़ में साल 2018 में आई सब इंस्पेक्टर भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते अभ्यर्थी सरकार से रिजल्ट की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी होने का इंतजार किया है। अब नई सरकार आने के बाद भी भर्ती परीक्षा रद्द न कर दिया जाए, इसे लेकर अभ्यर्थियों में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए प्रदेश में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों द्वारा जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम कोरबा में निवासरत सब इंस्पेक्टर परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों ने सुभाष चौक में कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान शासन से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग भी की है। सर, मैं ज्योति पटेल हूँ, मैं एसआई कैंडिडेट हूँ, अभ्यर्थी जिसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। सर, हमको हमारा रिजल्ट सर 3 महीने हो गए, हम सितंबर में पेपर दिए, इंटरव्यू लास्ट था सर। उसके हम लोग ये सब सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि हम लोग को हमारा रिजल्ट जल्दी मिल जाए। अभी आप लोग किस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से हम लोग विरोध बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं सर, हम अपनी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं बस। अभी क्या उम्मीद रखते हैं आप सर, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी हमको दें। सर, ये वैकेंसी 2018 में आई थी, तब 2018 से लेकर हम लोग कंटिन्यू इस भर्ती के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बीते 5 साल हो गया और ये 6वां साल चालू होने को है। और हम लोग बीते 5-6 साल से एक युवा के ज़िंदगी में 6 साल अगर किसी एक भर्ती के लिए लगाए और अगर उसमें सफलता ना मिले तो इससे समझ सकते हैं कि उसके परिवार पे, उसके समाज पे कितना उसके मानसिक रूप से कितना दबाव रहता है। दिनकर है, मैं कोरबा ज़िले से हूँ और मैं एसआई इंटरव्यू के भर्ती हूँ। पिछले 5 साल से ये वैकेंसी जो है अभी तक से पूरी नहीं हो पाई है। अंतिम रिज़ल्ट जो है वो बाकी है, जो कि 4 महीने होने को है। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो 1 महीने के अंदर, 15 दिन, 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट दे देना चाहिए, जो कि अभी तक से नहीं आया है और उसका कारण भी हमें नहीं पता है। सरकार जवाब नहीं दे रही है, अभी दूसरी सरकार आ गई है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की और गुरदासपुर से अगली अहम खबर है। गुरदासपुर के हरदोसरनी रोड के मुख्य चौराहे पर ट्रक और ई रिक्शे की टक्कर में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मां बेटी ट्रक से कुचलकर उनकी मौत हुई है, जिससे उनकी घटना में मौत हुई है। पुलिस प्रशासन ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक मां बेटी के शव को सिविल अस्पताल गुरदासपुर के 100 गृह में रखा गया है। मृतक मां और बेटी की पहचान मां लवली 27 वर्ष और उसकी 4 साल की बेटी सनज के रूप में हुई है, जिसके साथ 6 साल का बच्चा भी था जो बच गया है। जहां मृतक के परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहना चाਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਪੁਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। जो बाकी उन्होंने बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हुई है। आपको बता दें ट्रक और ई रिक्शा में भिड़ंत हुई है, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही कुचलकर मौत हुई है, जबकि एक मासूम बेटा भी साथ में था जो घटना में बाल बचा है। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हुई है। गुरदासपुर से ये अहम खबर, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ट्रक ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान ई रिक्शा में सवार मां बेटी के मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक मासूम बच्चा भी साथ में था, वो इस घटना में बाल बचा है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरजिंदर सिंह हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़ गए हैं। हरजिंदर, जिस तरीके से ट्रक ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है और इस घटना में मां बेटी की दुखद मौत हुई है, क्या है पूरा अपडेट? हरजिंदर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता हरजिंदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें, सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हुई है और इस घटना में
ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता हरजिंदर गुरदासपुर से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हरजिंदर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। हरजिंदर, जिस तरीके से ट्रक ने ई रिक्शा सवार मां बेटी को कुचला है, मौके पर ही मां बेटी की दुखद मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? जी सर, यहाँ पे ये जो ट्रक लोग तेजी से आ रहा था, जब उसने तुरंत होने के कारण वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। कंट्रोल ना करने के कारण जो रिक्शा को जब टक्कर मारी गया, तो अपना ई रिक्शा को जब टक्कर हुई थी तो दो बेटी और उसकी माँ थी वो नीचे गिर पड़े। जब नीचे गिर पड़े तो वो ट्रक नीचे आकर उनकी डेथ हो गई। जो वहाँ के जहाँ वहाँ ये हादसा हुआ तो वे मौके पे पहुंच गई, पुलिस से मौके पहुंच गई, ट्रक ड्राइवर को और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ट्रक जो है उसको कब्जे में ले लिया। जी सर। हाँ हरजिंदर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मां बेटी की दुखद मौत हुई है सड़क हादसे में। ई रिक्शा सवार मां बेटी को ट्रक ने कुचला है, मौके पर ही मां बेटी की मौत हुई है। इस दौरान एक बच्चा भी मौजूद था, साथ में वो बाल बचा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के हल्का कदिया में नए साल और अहमदिया सालाना जलसे को ध्यान में रखते हुए एसएसपी बटाला के निर्देशानुसार डीएसपी राजेश कक्कड़ और कड़ी पुलिस स्टेशन के एसएचओ कुलवंत सिंह मान के मार्गदर्शन में कड़ी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये फ्लैग मार्च पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ। आपको बता दें कि बटर चौक, प्रभाकर चौक, मुख्य बाजार, अहमदिया चौक से गुजरते हुए अहमदिया मुख्यालय में ये समाप्त हुआ। डीएसपी राजेश कक्कड़ ने कहा कि अहमदिया जमात का नया साल और वार्षिक जलसा जो आयोजित होने वाला है 29, 30 और 31 दिसंबर को मुख्य रूप से इस पर फोकस रहेगा। साथ ही उन्होंने नशा बेचने वालों और बेचने वाले गिरोहों के सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अहमदिया जमात जलसा के चलते कादियों के अलावा गुरदासपुर और बटाला की पूरी फोर्स को यहां पर ड्यूटी में लगाया गया है। मानयोग एसएसपी साहब बहादुर बटाला ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਬੜਾ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਲਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ 29, 31 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਟਾਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਨਕਸ਼ਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਓ ਮੁਜਬ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। और किस सुनेहा देना चाहते हैं? हम लोग ये सुनेहा कि ये अमनवान रखा जाए, कानून ते पुलिस साथ दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा से अगली अहम खबर। सिरसा में 5वें दिन कोहरे का प्रभाव देखने को मिला। आज भी विजिबिलिटी जीरो रही है, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। गेहूं और सरसों की फसल के लिए कोहरा काफी फायदेमंद है। तो सिरसा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज भी विजिबिलिटी जीरो नजर आई। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की स्पीड कम हुई है, सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लेकिन ये सर्दी और कोहरा फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सरसों और गेहूं की फसल के लिए कोहरा काफ़ी फायदेमंद है, जिसको देखते हुए हरियाणा के किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सिरसा में 5वें दिन ये कोहरा लगातार जारी है। आज भी विजिबिलिटी जीरो नजर आई। आपको बता दें सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए हैं, वाहनों की गति थमी है। विजिबिलिटी जीरो होने से वाहनों की गति थमी है। इस दौरान गेहूं और सरसों की फसल के लिए कोहरा काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। सिरसा में 5वें दिन भी कोहरा का लगातार प्रभाव देखने को मिला। आज भी विजिबिलिटी जीरो रही है। ऐसे में 5 दिनों से ऐसे ही मौसम बना हुआ है। सड़कों पर वाहनों की स्पीड थमी है और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। जीरो विजिबिलिटी होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है। हरियाणा में पटवारी फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। 3 जनवरी से पटवारी हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि किसी से पहले भी पटवारी करीब 10 दिन हड़ताल पर बैठे थे। इससे पहले भी सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। करीब 1 साल गुजरने के बावजूद भी उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे प्रदेश भर के पटवारी फिर से खफा नजर आ रहे हैं। इस बाबत यमुनानगर में कुछ पटवारी एकजुट भी हुए हैं और डीसी को अपना मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर हमारी मांगों को पूरा कर लिया गया तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, वरना 3 जनवरी से हमारी हड़ताल शुरू हो जाएगी। आज हम जिला यमुनानगर के सभी पटवारी और कानून को स्टेट एसोसिएशन के आह्वान पर डीसी साहब को बाबत जो राजस्व पटवारियों को वेतन विसंगति है उसके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो ज्ञापन पूरे स्टेट से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम जाना है और इसमें यह है कि जो पिछली साल हमारा धरना हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि आपका वेतनमान अब 25,500 से बढ़ाकर 3,200 कर दिया है, लेकिन उसकी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। किसी भी पटवारी और कानूनगो को इस जो बढ़ाए हुए वेतनमान का आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है और न ही अभी तक कोई एरियर वगैरह दिया है। इसलिए अब हमारे अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पानीपत से है, जहां पुराना बस स्टैंड समालखा के फ्लाईओवर के नीचे से पानीपत पुराना बस स्टैंड के लिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली छात्राओं को नए साल का तोहफा देते हुए हल्का कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकार ने खुशखबरी देते हुए बुधवार से फ्री बस सेवा की शुरुआत की है। आपको बता दें, बुधवार से समालखा पुराना बस स्टैंड से अपने निजी कोष से छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक छोक्कर ने बताया कि सिवाह में नया बस स्टैंड बन जाने के कारण व पानीपत पुराना बस स्टैंड बंद होने के कारण हल्के से पानीपत स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं ने वाहन को लेकर अपनी दैनिक समस्याओं से अवगत कराया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बुधवार से छात्राओं के लिए अपने निजी कोष से समालखा पुराना बस स्टैंड से पानीपत पुराना बस स्टैंड तक फ्री बस सेवा शुरू कर दी है। देखिए, आज मैं हमारी जो बेटियां हैं, छात्राएं हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने आज समालखा से पानीपत छात्राओं के लिए बस सेवा, फ्री बस सेवा शुरू की है, जो हमारी ट्रस्ट चौधरी पंथीराम मेरे पिताजी के नाम से, मेरे भाई इंदर शेखर नाम से चला रहे हैं हम काफी वर्षों से। आज हमने लड़कियों की असुविधा देखते, मैं देख रहा था लड़कियां बड़ी परेशान होती थी, बसें नहीं उठती थी, बस फ्लाईओवर से ऊपर चली जाती थी। उसके बाद जब सिवा बस स्टैंड बना तो वहाँ सिवा बस भी छोड़ देती थी और सिवा से बस स्टैंड से लेकर लड़कियां कॉलेज तक किराया करके टेम्पो में जाती थी। उनको बड़ी दिक्कत आती, 2-2 स्टॉपेज करने पड़ते, लड़कियां डिले हो जाती थी पढ़ने के लिए। तो इनकी सुविधा को देखते हुए आज लड़कियों की फ्री बस सेवा मैंने शुरू की है। अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से, जहां केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया है। केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को हरियाणा में बताया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन को सुना। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी की 9 साल की उपलब्धियां भी बखूबी गिनाई। कैबिनेट मंत्री ने पहलवानों को लेकर पूछे गए सवाल पर सीधे तौर पर जवाब देने से बचते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी की बदलाव यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी क्या बदलाव चाहती है, क्या वह खुद में बदलाव चाहती है। सुशासन दिवस पर हुए यमुनानगर में इस कार्यक्रम में डीसी मनोज कुमार, एसपी गंगाराम पूनिया समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस काम की शुरुआत इस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। तो उन्हीं के याद में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज जिस प्रकार से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनको स्मार्टफोन दिए गए, मैं समझता हूँ काफी कुछ जानकारी जो उन्हें जाकर प्रत्यक्ष रूप से देनी पड़ती थी, तो अभी वो मोबाइल से उसको ईमेल भी कर सकती हैं, दूसरी और तरीके से भी उसको व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उससे सारी जानकारी दे भी सकती हैं और बहुत कुछ जानकारी ले भी सकती है।
और इसी प्रकार से सरकार ने भी 500 से ज्यादा योजनाएं जो हैं ऑनलाइन शुरू की। और अभी जिस प्रकार विकसित भारत यात्रा चल रही है उसमें गांव में प्रत्यक्ष जाकर जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, मैं समझता हूं अगर 3000 पेंशन है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा में लगातार 5वें दिन भी कोहरे का प्रभाव देखने को मिला है। बुधवार को भी विजिबिलिटी 0 नजर आई। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी खासा परेशान होना पड़ रहा है। वहीं किसानों की गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये कोहरा जरूर फायदेमंद है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई भी की गई है। मृतक की पहचान यशपाल निवासी जसवंत कॉलोनी थाना शहर यमुनानगर के रूप में हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा में डॉक्टर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी डॉक्टर ने सांकेतिक हड़ताल की है। उनकी तरफ से काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनकी मांग है कि अस्पतालों में ना के बराबर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिसके चलते समय पर मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स मरीजों को समय नहीं दे पाते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भर्ती होनी चाहिए। साथ ही साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का मानदेय भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में जिस डॉक्टर को 3-3 लाख रुपए मिलते हैं, उन्हें सरकारी में 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। वहीं एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हीं डॉक्टरों में से एसएमओ को चुनना चाहिए। सर्विस में लंबा अनुभव जो रखता हो, उसे संबंधित काम की जानकारी हो, उसको चुनना चाहिए। पीजी के लिए ब्रांड सरकार 2 करोड़ का लेती है। आपको बता दें 2 करोड़ का बॉन्ड लेती है, वो कम होकर 50 लाख होना चाहिए। इन मांगों को सरकार की तरफ से माना जाना चाहिए। एक सबसे पहली मांग है कि हमारा जो बॉन्ड कम किया जाए। जो बच्चे हमारा पीजी करने जाते हैं उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी बॉन्ड देने पड़ते हैं। श्योरिटी बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, 1-1 करोड़ के 2 उन्हें प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती है, बैंक श्योरिटी देनी पड़ती है। 50 लाख का बॉन्ड होना चाहिए और वो विदाउट मॉर्गेज विदाउट बैंक श्योरिटी होना चाहिए। अगर वो ड्यूटी करता है आगे तो वो लेवल नहीं है देने के लिए। अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो 50 लाख रुपये भरेगा। दूसरा डायनेमिक एसीपी 4/9/13/20 पे डायरेक्ट एसएम रिक्रूटमेंट बंद होनी चाहिए। इसकी गजट नोटिफिकेशन करे गवर्नमेंट, सिंपल अस्पेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और एक डायनेमिक एसीपी होगी। क्या दवाई लेने आए थे? ना, ये पैर कट गया था ये। तो डॉक्टर मिला नहीं? नहीं मिला। तो क्या दरवाजा बंद है ना? देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल मंदिर में शिवलिंग क्षरण को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 8 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची है। टीम ने बाबा महाकाल शिवलिंग महाकाल मंदिर का गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और नाग चंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया है। यहां मजबूती को लेकर बारीकी से जांच की गई है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इस रिपोर्ट पर समीक्षा होगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जांच कमेटी में दिल्ली के 2 सदस्य और भोपाल से 2 सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही सहयोगी के तौर पर 4 अन्य सदस्य भी रहे। जांच टीम के प्रमुख रामजी निगम ने बताया कि उन्होंने मंदिर परिसर में महाकाल, ओमकारेश्वर और नाग चंद्रेश्वर की जाँच कर ली है। समीक्षा रिपोर्ट जल्द पेश करेंगे। यहाँ बता दें कि इसके पहले भी कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई की टीम यहाँ आकर जांच कर चुकी है। दरअसल महाकाल मंदिर में शिवलिंग में हो रहे नुकसान को लेकर वर्ष 2017 में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मामले में आदेश जारी किया गया था कि एसआई और जीएसआई की टीम प्रतिवर्ष शिवलिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। के आदेश पर हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का
निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु। तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट कर देंगे। हाँ, दो लोग मैं दिल्ली से आया हूँ और ये डॉक्टर भुवन विक्रम वहाँ से भोपाल से आए हुए हैं। ये उप महानिदेशक डॉक्टर सरकार है, ये भोपाल से आए हुए हैं। राधेश्याम जी भोपाल से। कितने सदस्य टीम है? 4 प्रमुख सदस्यों की टीम है, उसके अलावा 4 उनके साथ सहायक लोग। सर, आज आपने मंदिर में कहाँ पे आपने जांच की? जी, सभी आपने देखा होगा। मैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का किया सर्वेक्षण, नागेश्वर जंतुश्वर का किया और ज्योति से आपके मंदिर नीचे क्या नाम उनका, ओंकारेश्वर का वहाँ पे किया। मेरा नाम रामजी निगम। हम रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अवकाश के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। वहीं विशिष्ट जन भी बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा संध्या आरती में शामिल हुई। वहीं हाल ही में राज्य मंत्री नियुक्त हुए दिलीप अहिरवार ने भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष के अंतिम दिनों में देश भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंत्री, नेता और अभिनेता भी दर्शन के लिए महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा ने संध्या के समय महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन किया। सानिया संध्या आरती में भी शामिल हुई। नंदी हाल में बैठकर सानिया ने भगवान का ध्यान भी लगाया। भगवान महाकाल के दर्शन कर सानिया भाव विभोर नजर आईं। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। मधुपान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी की रेड पड़ी है। फैक्ट्री के अंदर दस्तावेज जांच कर रही है जीएसटी टीम। जीएसटी चोरी की सूचना पर टीम ने रेड की है। करीब 1 घंटे से ये रेड चल रही है। जीएसटी टीम की कार्रवाई 1 घंटे से लगभग चल रही है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में है ये यूनिट जिसमें जीएसटी की रेड पड़ी है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जीएसटी चोरी का ये मामला, करीब 1 घंटे से जीएसटी टीम कार्रवाई कर रही है। मधुपान मसाला के यहाँ जीएसटी की रेड पड़ी है। फैक्ट्री के अंदर दस्तावेज की जांच कर रही है जीएसटी की टीम। जीएसटी चोरी की सूचना पर टीम ने रेड की है। लगभग 1 घंटे से ये रेड चल रही है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में है ये यूनिट, मधुपान मसाला की यूनिट जिसमें जीएसटी की रेड पड़ी है। तो मधुपान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी की रेड हुई है। फैक्ट्री के अंदर दस्तावेजों की जांच कर रही है जीएसटी की टीम। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जीएसटी चोरी की सूचना पर जीएसटी टीम ने रेड की है। करीब 1 घंटे से जीएसटी टीम की ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, फैक्ट्री के अंदर दस्तावेजों की जांच कर रही है जीएसटी की टीम। जीएसटी चोरी की सूचना पर टीम ने रेड की है। थाना बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर में ये यूनिट स्थित है जिसमें जीएसटी की रेड हुई है। करीब 1 घंटे से ये जीएसटी की कार्रवाई चल रही है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में है ये मधुपान मसाला की यूनिट जिसमें छापेमारी हुई है। मधुपान मसाला की फैक्ट्री में जीएसटी की रेड की अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर दस्तावेज जांच करने में जुटी हुई है जीएसटी की टीम। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, एक बार फिर से जीएसटी टीम कानपुर में एक्टिव हुई है। मधुपान मसाला के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित यूनिट पर रेड की है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है, वहाँ पे मधुपान मसाला की फैक्ट्री है जिसमें करीबन 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वहाँ पे जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है और जो दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं, टीम बराबर वहाँ दस्तावेज खंगाल रही। उनको एक सूत्रों से कहीं से मिली थी कि जीएसटी चोरी करते हैं जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। टीम 2 से 2.5 घंटे हो गए अभी तक अंदर है, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर कुछ मीडिया से बोलो तैयार नहीं है।
उनका साफ कहना है जो विभाग कर्मचारी और है उनका कहना है कि जीएसटी चोरी कोई बात है, उसको लेकर टीम वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। जी हाँ मधुर, मधु पान मसाला की ये सिंगल यूनिट पर ही रेड हुई है या इसकी अन्य यूनिटों पर भी रेड की गई है? जी बिल्कुल, अभी बता रहे हैं कानपुर में जो 2 यूनिट इनकी हैं, लेकिन एक ही यूनिट में अभी रेड चल रही है। हो सकता है दूसरी यूनिट जाए, लेकिन क्योंकि मेन दस्तावेज इसी यूनिट में इनके थे, इनका मेन ऑफिस यही था, इसलिए जो पूरी टीम है 7 सदस्यीय टीम आई है जो इसी यूनिट में दस्तावेज खंगाल रही है। जी हाँ मधुर, अभी तक जांच में कुछ निकल कर सामने आया है? अधिकारियों से कुछ निकला है अभी तक इस जांच में? 2 से 2.5 घंटे हो गए, टीम अभी अंदर है, मीडिया से कोई भी वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन टीम जो अंदर है वो खंगाल रही, उसके बाद ही वो बताएंगे, मीडिया से रूबरू करेंगे, प्रश्न जारी करेंगे कि क्या कार्रवाई इसमें की गई। जी हाँ मधुर, से अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मधु पान मसाला की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित यूनिट में जीएसटी की रेड हुई है। इस दौरान जीएसटी के अधिकारी लगभग 2 घंटे से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या से अगली अहम खबर है। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्रमदान भी किया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सड़कों पर झाड़ू लगाई है। प्रत्येक वार्ड में चल रही साफ सफाई। तो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। ऐसे में अब साफ सफाई अभियान अयोध्या में जोरों पर चलाया जा रहा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने श्रमदान किया है और साफ सफाई करते नजर आए। उसकी अगुवाई की है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्रमदान भी किया है। इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सड़कों पर उप मुख्यमंत्री ने झाड़ू भी लगाई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम कथा की शुरुआत होगी। योगी सरकार प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम कथा कराएगी। यूपी के मंदिरों में मकर संक्रांति से राम कथा का आयोजन कराया जाएगा। मंदिरों में रामचरितमानस और सुंदर कांड का पाठ होगा। 22 जनवरी तक राम और हनुमान मंदिरों पर यह राम कथा का संचालन किया जाएगा। तो इस वक्त यह है अयोध्या से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम कथा का आयोजन कराएगी और ये तमाम उन मंदिरों में राम कथा का आयोजन होगा। राम और हनुमान के मंदिरों में ये राम कथा का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। 22 जनवरी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम कथा का आयोजन अलग अलग मंदिरों में कराया जाएगा। योगी सरकार प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह राम कथा का आयोजन कराएगी। अब बात अगली खबर की। अयोध्या से अगली अहम खबर है, स्वामी के बिगड़े बोल पर पवन की दो टूक सामने आई है। आपको बता दें, सपा नेता पवन पांडे का स्वामी प्रसाद पर बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल प्रलाप बंद करें, ये पवन पांडे की तरफ से बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पहले अपनी बेटी को सुधारें। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर सपा नेता पवन पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई है। बेटी सनातन का झंडा उठाकर घूम रही है, जबकि पवन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। भाजपा द्वारा प्रायोजित है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये पवन पांडे का कहना है। सपा की छवि धूमिल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये डबल गेम का खेल स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा खेला जा रहा है, ऐसा कहना है सपा के नेता पवन पांडे का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखीमपुर खीरी से अगली अहम खबर है, स्कूली बस ने 2 छात्रों को रौंदा है। स्कूल जा रहे छात्र को बस ने रौंदा है। सुंदरबल के पास सड़क हादसे में छात्रा की मौत हुई है। ग्रीनफील्ड महेवागंज स्कूल में पढ़ते थे ये दोनों भाई बहन। नवभारत पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मारी है। इस दौरान छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हुई है, जबकि भाई का उपचार अस्पताल में जारी है। सुंदरबल के पास सड़क हादसे में छात्रा की मौत हुई है। ग्रीनफील्ड के महेवागंज स्कूल में पढ़ते थे दोनों भाई बहन। इस दौरान नवभारत पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मारी है, जिसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि उसका भाई घटना में घायल हुआ है।
नाम है आपका? करतार से। करतार सिंह। क्या मामला हुआ कल जो है बताया जा रहा आप लोग स्कूल जा रहे थे, क्या था पूरा मामला? पास में ट्रैक्टर खड़ा था जी, उधर से हमने धीरे कर लिया जी, ट्रैक्टर वाला रुक गया, हमने हारन दिया उसको जी, फिर हम निकल गए जी। पीछे से नवभारत वाले बस वाले आए, उन्होंने मार दिया बहुत। कौन सी बस थी? नवभारत की बस थी। तो आप और आपकी बहन जो एक बाइक पे सवार थी, पीछे से टक्कर मारी गई। तो क्या जो सिस्टर थी आपकी, नवदीप नाम है शायद, नवदीप, क्या उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है? तो पता नहीं, हमने उठाया इधर, हमने फिर छाती को कान लगाया जी, फिर वो धड़कन थी तब जी। से। अच्छा, हाँ जी। तो क्या पुलिस ने वो बस कब्जे में ली है या नहीं? अभी पता नहीं, अभी नहीं। आप भी घायल हुए? हाँ जी। इस बीच सीधा प्रयागराज चलते हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने कुंभ मेला से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया है, अधिकारियों से बैठक की है और कुंभ मेला से संबंधित जो कार्य कराए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उनका निरीक्षण किया है। मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और 2025 कुंभ से पहले जो तैयारियां की जा रही हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, खासकर 2025 कुंभ मेले को लेकर उन कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तमाम विकास योजनाएं जो 2025 कुंभ को लेकर प्रस्तावित हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक की है और कुंभ मेला मैदान में मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर रहे। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुंभ मेला मैदान पर पहुंचे हैं। इस दौरान कुंभ से संबंधित जो तैयारियां की जा रही हैं, 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है, इसको लेकर तैयारियां जांची परखी हैं। इस बीच गंगा आचमन भी किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मां गंगा का आचमन भी किया है। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जल शक्ति मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के साथ अन्य अधिकारी और मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा आचमन करते ये तस्वीरें सीधी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस दौरान योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तो संगम नगरी में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां पहुंचे हैं। जितेंद्र प्रसाद के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हैं। इस दौरान प्रयागराज में तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है और गंगा आचमन के बाद गंगा आरती करते नजर आए मुख्यमंत्री। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले को लेकर जो हो रही तैयारियों को मुख्यमंत्री ने जांचा परखा। इसके अलावा 2025 कुंभ को लेकर भी तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसकी भी समीक्षा की है मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी फिलहाल जो माघ मेला आयोजित होना है उस मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है, मेला स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और गंगा तट पर पहुंचकर मां गंगा का आचमन किया है और गंगा आरती करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं, नंद गोपाल नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। गंगा आचमन
किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। माघ मेले की तैयारियों से जुड़ी तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री ने स्वयं पहुंच कर ली है। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने माघ मेले से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा की है, निरीक्षण किया है और 2025 कुंभ मेले से जुड़ी परियोजनाओं की भी उन्होंने समीक्षा की है। इस दौरान प्रयागराज के विकास के रोड मैप को भी मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शित किया गया है, जिसकी समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। तो प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीधी तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा की है, उसका निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही गंगा तट पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उनके साथ कैबिनेट के अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। गंगा आचमन कर गंगा मां की आरती की है मुख्यमंत्री ने। उसके बाद अब प्रयागराज में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसके रोड मैप की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली अहम खबर है, महिला से अवैध वसूली पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है। वसूलीबाज सिपाही पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। कोतवाली प्रभारी और एसएसआई लाइन हाजिर किया गया है। खुर्जा कोतवाली प्रभारी को हटाकर दूसरा इंस्पेक्टर पोस्ट किया गया है। सिपाही की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने टीमें भी गठित की हैं। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है। तो एसएसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली प्रभारी और एसएसआई को लाइन हाजिर किया है। कोतवाली प्रभारी और एसएसआई लाइन हाजिर हुए हैं। खुर्जा कोतवाली प्रभारी को हटाकर दूसरा इंस्पेक्टर पोस्ट किया गया है। आपको बता दें वसूलीबाज पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली अहम खबर है, धड़ल्ले से हो रहे हरे पेड़ों की कटान। आम के बाग पर रातों रात कटान किया गया है। तहसील प्रशासन की खसरा खतौनी में दर्ज है ये पेड़, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा इनको अब काटा जा रहा है। भूमाफियाओं पर पेड़ के कटान पर अवैध प्लॉटिंग का भी आरोप लगा है। स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लग रहा है। हसनपुर के सुहरका रोड चामुंडा मंदिर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हरे भरे पेड़ों को भूमाफियाओं के द्वारा और वन माफियाओं के द्वारा काटा जा रहा है। भूमाफियाओं पर पेड़ के कटान और अवैध कटान का आरोप लगा है। स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत का भी आरोप लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर है, मकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात से हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने दंपति से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें बदमाशों को पकड़ा गया है। 3 बदमाश फरार भी हुए हैं। हजारों की कीमत के जेवरात लूट कर फरार हुए हैं बदमाश। बदमाश को पुलिस के हवाले किया गया है। पकड़े गए बदमाश से तमंचा, कारतूस और हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। बदमाशों के द्वारा घर वालों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की गई है। थाना भावनपुर के गांव अब्दुल्लापुर की यह पूरी घटना है। तो मकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की घटना से
आसपास हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने दंपत्ति से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने एक बदमाश को इस दौरान पकड़ा भी है, जबकि 3 अन्य बदमाश फरार हुए हैं। पकड़े गए बदमाश को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया है। हजारों की कीमत के जेवरात लूट कर फरार हुए हैं बदमाश। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले किया है। तो मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस व अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।